मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः एक लाजवाब, ज्ञानवर्धक और रोचक लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और पुनः विज्ञान विषय के पहले चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके दूसरे भाग के तहत इस लेक्चर को प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला भाग मैंने कुछ दिन पूर्व डाला था, उसके बाद मैं 12th का डालने लगा था। अब पहले भाग को सुन लेंगे, उसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्लेलिस्ट में डाल देने का, ताकि आपको लगातार सुनने में अच्छा रहे। आप 2 बार सुने, आपको 80% से ऊपर अंक आएंगे ही आएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको यह आग्रह करता हूं कि यदि अभी आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो भैया आपका अपना चैनल है, दिस इज योर ओन चैनल, डू सब्सक्राइब। आप अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, आप मान लीजिए दरभंगा साइड के विद्यार्थी है, मधुबनी साइड के विद्यार्थी हैं, आप सीतामढ़ी के विद्यार्थी हैं, तब अहाँ के ई अपन चैनल या एकरा सब्सक्राइब कर लियो, लाइक करू, अपन दोस्ती मही में बांट दियो। यदि आप गोपालगंज, आरा, छपरा, बलिया के तरफ हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अरे तोहार का अपन चैनल या बाहो, एकरा लाइक करा, सब्सक्राइब करा, अपना दोस्तावा में बांट दा। ठीक, अब मैं यहां से शुरुआत करता हूं। आओ भैया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में एक होता है योग करना, जोड़ना। अब वियोजन मीन्स अलग हटाना, सेपरेट करना, अथवा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मीन्स कि घटक को अलग कर देना। तो ऐसा समीकरण जिसमें वियोजन हो या अपघटन हो, तो इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में हम लोग कह सकते हैं कि एक अभिकर्मक, एक बड़ा सा अभिकर्मक टूट करके और छोटा छोटा उत्पाद अलग अलग प्रदान करता है। तो उसी में कि जैसे हम वियोजन अभिक्रिया में देखें कि जैसे आपका यहां पर ट्वाइस FeSO4 है, ठीक है। तो ट्वाइस FeSO4 ये आपका सॉलिड है। सॉलिड मींस क्या हो गया, ठोस में है। तो इसमें इसको गर्म किए तो यहां पर Fe2O3 ये भी सॉलिड बना हमको, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना, और यहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस बना। तो आप देख सकते हो कि ये ट्वाइस FeSO4 या FeSO4 का 2 आपका अणु मिलकर के इसको हम जब गर्म किए तो उस स्थिति में ये सब टूट करके अलग हुआ। अब यहां पर देखिए FeSO4 7H2O, इसको हम गर्म किए तो क्रिस्टल जल त्याग दिया, तो H2O अलग हो गया। H2O अलग होने के बाद आपको फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये अलग हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये भी अलग हो गया, जबकि ये गैस है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 ये भी गैस है, ये भी अलग हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं वियोजित हो जाना, अलग हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना, इसी को हम लोग कहते हैं वियोजन। अच्छा, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन माने क्या? विस्थापन माने डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस आपको नहीं समझ में आता है तो ठेल देना इसको कहते हैं ग्रामीण भाषा में, जैसे धकेल दिए। तो विस्थापन अभिक्रिया, उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए लोहा का कील है। लोहा का कील आप देखिएगा, जब नया लाइएगा तो बिल्कुल इसमें उजला रहता है, इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डाल देते हैं। तो 20 मिनट तक डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन माने घोल में डाल दिए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि लोहा का कील जब निकालिएगा तो भूरा रंग का हो जाएगा। अब उसका रंग चेंज हो गया, रंग बदल गया तो इसमें, और कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो आपका पहले नीला रंग का होता है, उसको देखिएगा तो मलिन हो जाएगा, माने धुंधला हो जाएगा। अब इसका कारण क्या है कि जैसे Fe है, Fe मीन्स आयरन सॉलिड फॉर्मेट में रहता है कि इसमें। उसके बाद CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये एक्वेटिक फॉर्म में, एक्वेटिक मीन्स जलीय विलयन रहता है। इसको जब हम मिलाते हैं, इसको हम जब डालते हैं इस कॉपर सल्फेट में, तो FeSO4 एक्वेटिक जलीय विलयन बनता है, और कॉपर जो है ये सॉलिड के रूप में हमको अलग निकल जाता है। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि लोहा आयरन जो है दूसरा कॉपर के रूप, इसमें कॉपर सल्फेट में इसको हम कह सकते हैं, उसको विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, चेंज कर देता है,
और इसमें देखिए कॉपर अलग हो जाता है और FeSO4 इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ चिपक जाता है, आ जाता है और कॉपर इसका अलग हो जाता है। तो कॉपर सॉलिड अलग हो गया, FeSO4 अब एक्वेटिक फॉर्म में उसके ऊपर जम गया। यही आप देखिएगा कि आपको भूरा रंग का दिखाई पड़ेगा। इसी को कहते हैं विस्थापन हुआ क्या नहीं, Fe जो है SO4 के साथ इसको कहा COS, कॉपर को कहा ठेल दिया, हटा दिया, कॉपर बाहर निकल गया। यहाँ F के साथ SO4 जुट गया, यही भूरा रंग का हो गया। तो यही ठेली होता है, अलग उसको ढकेल देता है। अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मीन्स दो, विस्थापन मीन्स कि दो गो अलग अलग ठेल करके अलग कर दे, उसको अन्य कर दे, उसके साथ जुट जाए, उसके साथ जुट जाए। ठीक, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन मीन्स दो बार विस्थापित होकर के दो अलग अलग हम आइटम अपना अलग जगह विस्थापित होकर के पकड़ लें। जैसे देखिए Na2SO4, इसमें सोडियम सल्फेट है, ये एक्वेटिक है, जलीय सॉल्यूशन है, और ये बेरियम क्लोराइड है, ये भी आपको एक्वेटिक है, जलीय सॉल्यूशन है। अब इसको हम रिएक्शन कराएं, तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि आप ही देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं, आप देखिए ये जो Na2 है, Na2 आप देखिए ये जो सोडियम है, ये क्या किया, इसके साथ जाकर के चिपक गया। SO4 है, ये आपके इसके साथ चिपक गया। तो आप देखिए ट्वाइस NaCl यहां बन गया, एक्वेटिक। ये जो BaSO4 इसके साथ चिपक गया। अब दोनों एक BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉलिड है, ये ठोस है, और ये आपका सोडियम क्लोराइड ये आपका एक्वेटिक है। आप देखिए कि ये इसके साथ चिपक गया क्लोरीन के साथ, यहां पर आपका बेरियम सब इसमें इसे SO4 के साथ चिपक गया। तो दो गो जगह चिपकी हो गया। जबकि अय में आप पहले ही जान चुके थे कि Fe जो है ये आपको SO4 के साथ चिपक गया, ये बेचारा अकेले पड़ा रह गया। तो यही हम इसको देखें, इसमें दो गो विस्थापन हुआ, जिसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं उपचयन और अपचयन। आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े होइएगा, नॉमो में पढ़े होइएगा। तो इसमें देखिए जैसे कि ट्वाइस Cu, कॉपर का दो अणु, इसको हम O2 के साथ गर्म करते हैं तो ट्वाइस CuO बनता है। या कॉपर ऑक्साइड में कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। तो इसको अच्छा, ये जो गर्म पदार्थ बनता है इसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड के ऊपर कर सकते हैं। यदि हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें तो उस स्थिति में सतह जो उसकी काली होती है, वहां पर आपको उसकी परत भूरी हो जाती है। अब यहां पर देखिए जो कॉपर ऑक्साइड है, जिस पर हम हाइड्रोजन प्रवाहित किए, इसको गर्म किए तो Cu+H2O हो गया। इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में ऐसा कहते हैं कि ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। तो ऑक्सीजन में वृद्धि हुई तो इसको हम लोग कहते हैं अपचयन हुआ। ऑक्सीजन में वृद्धि, अपचयन, ऑक्सीजन में वृद्धि क्या, अपचयन। और मान लीजिए यदि अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन कम गया, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि ह्रास होता है। तो हम लोग कहते हैं, अच्छा उसमें ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको अपचयन नहीं कहते हैं, क्षमा चाहता हूं, उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन, उप मीन्स वृद्धि। ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो उसको कहते हैं ह्रास मीन्स डिटोरिएट होना, कम होना, नीचे गिरना, तो इसको हम अप कहते हैं, अपचयन। आप वृद्धि तो उपचयन कहते हैं। अब देखिए कि किसी अभिक्रिया में आप देखिएगा एगो अभिकारक जो होगा, एक एजेंट जो होगा वो उपचयित होगा तो दूसरा आपका अपचयित होगा। जैसे मान लीजिए हम कि कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम H2 के साथ करते हैं, गर्म करते हैं, ये कॉपर अलग हो गया। H2 है, ये आपको ऑक्सीजन के साथ मिल करके H2O बनाया। तो अब आप देखिए यहां पर कि कॉपर ऑक्साइड है तो इसमें आपका Cu हो गया, ऑक्सीजन इसका हट गया, इसको हम कहेंगे अपचयन, माने रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, हट गया। H2 में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन जुट गया, तो इसको हम लोग कहते हैं उपचयन। तो आप एक ही रिएक्शन में देखिए दोनों तरह का होता है। तो दोनों तरह का होता है
इसी रिएक्शन में हमने देखा। अब दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन का कुछ देखिए क्या होता है। तो दैनिक जीवन में, सामान्य जीवन में हम लोग देखते हैं ऐसा कि जैसे संक्षारण, संक्षारण में इसकी कोई चीज, आप जैसे लोहा में देखिएगा जंग लगेगा, धीरे धीरे उसको खा जाता है, उसके धीरे धीरे जो है सब खाने के बाद आप ही देखिए, जैसे आप घर में छौर लगाए होगा, छौर लगाया होगा, सीमेंट लगाया होगा, धीरे धीरे वो आपका क्या हो जाएगा, जो उसको सीमेंट खा जाता है, लोहा का छड़ जो है धीरे धीरे झड़ने लगता है, गल जाता है। तो संक्षारण करते हैं। लोहे की वस्तु शुरू में देखिएगा चमकीली होगी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, लालिमा युक्त हो जाती है। आप छड़े को बाहर रख दीजिए, देखिए 1 महीना के बाद यदि 1 वर्षा हो गया, 2 वर्षा, तो लालिमा युक्त हो जाएगी, उस पर भूरा रंग का परत चढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया पर लोहे का जो जंग लगना होता है, धीरे धीरे जंग उसको खाते चलता है, पहले तो वेट उसका बढ़ जाता है, लेकिन उसको आप देखिएगा कि लंबे समय के बाद झड़ने लगेगा। आपको पेंट करना पड़ेगा। आप ग्रिल लगाते हैं तो ग्रिल को पेंट नहीं कीजिएगा, देखिएगा उसमें मोटा मोटा लग जाएगा, उसके बाद जंग लग जाएगा, अब उसका मोटा हो जाएगा, कुछ उसका झड़ने लगेगा। तो उसी को संक्षारण कहते हैं। अब चांदी के ऊपर देखिएगा काला परत हो जाता है, काला जम जाता है। तांबा के ऊपर भी देखिएगा हरा परत जम जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। संक्षारण में उसमें उसको वो जो परत जमा है वो धीरे धीरे उसको डिटोरिएट करेगा, समाप्त करेगा। अब आइए विकृत गंधिता माने कोई चीज जैसे कुछ दिन उसको छोड़ दीजिएगा तो देखिएगा सड़ जाएगा, माने सड़ने का गंध आने लगता है, बदबू आने लगता है, माने सूंघा नहीं जाएगा, लगेगा कि जैसे नाक फट गया। तो विकृत गंधिता, जैसे वसायुक्त है, मान लीजिए दूध है, दही है, उसको आप थोड़े दिन छोड़ दीजिए, देखिएगा महकने लगेगा। दही ऐसा महकेगा कि लगेगा कि जैसे कोई लेट्रिन कर दिया, पखाना कर दिया है, ऐसे लगेगा। या आप वसे युक्त है, कोई तेलीय युक्त है, आप तेलीय युक्त सब्जी है, उसको 8 दिन छोड़ दीजिए, बड़ा खराब महकेगा। उसका कारण है कि वसा युक्त और तेलीय युक्त खाद्य सामग्री है, जब लंबे समय तक उसको छोड़ देते हैं तो उसका स्वाद और गंध खराब हो जाता है। 2 दिन आप दाल छोड़ दीजिए, देखिए उसका स्वाद खराब हो जाएगा, दाल आपको नहीं खाया जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा जब प्रायः तेल और वसायुक्त खाद्य सामग्री को आप ज्यादा दिन तक उसको सही रखना चाहते हैं तो उसमें आपको वायुरोधी बर्तन रखना पड़ेगा, जिसमें कि हवा नहीं प्रवेश करे। जैसे हम आपको एक पीस एग्जाम्पल देते हैं। आप देखिए ये कुत्ता का पेडिग्री है, हमारा जो कुत्ता है ना उसको पेडिग्री के लिए लाते हैं। इस पर देखिएगा कुत्ता वाला फोटो होगा। इसमें देखिए इसको तो हम निकाल करके 3 मार दिए, पूरा हवा भरा रहता है। और तब आपको देखिएगा कि इस पेडिग्री जो है इसमें आपका ये खराब नहीं होगा, ये हवा भरा रहता है और इसमें समान रहता है, हवा भरा रहता है, ये खराब नहीं होता है। और इसको क्या करते हैं, जैसे काट करके देखिए यहां से हवा निकाले, देखते हैं कटा हुआ है, यहां से हवा निकाले हैं, हवा निकालने के बाद इसमें से सामान निकाले हैं। और देखिए पेडिग्री जो होता है वो आपका यही है और इसमें से रखें और इसको भी टाइट हवा में रखते हैं। यदि मान लीजिए इसमें हवा लग गया तो खराब हो जाएगा, इसलिए इसको हवा से पैक कर देते हैं और देखिए यही आपका पेडिग्री है। ये कुत्ता खाता है, तो कुत्ता खाता है और बड़ा चाव से खाता है, इसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और कुत्ता देखिएगा कि कभी कभी मैं आपको वीडियो बनाता हूं तो जाँव का भी आवाज करेगा, तो आपको आवाज भी आएगा। वो बहुत ही मस्त कुत्ता है, ठीक। और आश्चर्य लगेगा कि उसको भी जब मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री और उसको पूरा हिस्ट्री याद है, उसको पूरा ज्योग्राफी याद है, उसको पूरा केमिस्ट्री याद है, सुनते सुनते उसको भी याद होगा। इसका अर्थ ये नहीं आप मेरे लिए पूजनीय है, आप मेरे लिए पूजनीय, आप मेरे लिए ईश्वर के समान है, भगवान के समान है। लेकिन आपको कहे जो हम आपको बताते हैं वो मेरा घर में जो पशु भी है वो भी सुनते रहता है, उसको भी याद हो गया। आइए अब यहां देखते हैं तो वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखने में उससे क्या होता है कि उपचयन की गति धीमी हो जाती है, वो खराब नहीं होता है और वो सड़ता नहीं है। चिप्स बनाने वाला आप देखिएगा, चिप्स का जो पन्नी होगा तो उसमें ज्यादातर हवा भरा होगा, थोड़े चिप्स होगा ऊपर में हवा भरा होगा, उसको काटिएगा तो हवा निकलेगा। उसका कारण क्या रहता है, उसका कारण ये रहता है कि वो खराब ना हो, उसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है हवा के रूप में। इसके कारण उसका उपचयन नहीं होता है और वो चिप्स खराब नहीं होता है। 1 महीना के बाद खाइए, 2 महीना के बाद खाइए, 6 महीना के बाद खाइए, दुकान में लगा रहता है। जब आप उसको फाड़ करके खाइएगा चिप्स एकदम टनाटन अच्छा लगेगा, लेकिन चिप्स में जो मसाला लगा रहता है
इसलिए आप मत खाएं, वो पेट के लिए खराबी करेगा। तो मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यही इजाजत ले रहा हूं, और आप बिहार के तमाम छात्रगण चाहे जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, 10वां का या 12वां का, चाहे आप मान लीजिए कहीं से तैयारी कर रहे हो, पटना से, आरा से, दरभंगा से, समस्तीपुर से, भागलपुर से, आरा से, बांका से, बलिया से, आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो, अरे भैया आपका अपना चैनल है, तोहर का अपन चैनल है, एकरा लाइक करा, सब्सक्राइब करा, एकरा अपन मित्र में बांट। जब तक 80% नंबर नहीं आवेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसी के साथ सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा है। जय बिहार, जय भारत। बहुत जल्दी में अगले आपको लेक्चर सी में मिल रहा।